और एक और चीज़ मैं ये भी समझना चाहूँगा, क्योंकि स्पेशली यहाँ आकर, यूरोप में आकर मुझे यह रियलाइज़ हुआ कि इंडिया बहुत डाइवर्सिटी वाला देश है। हम्म, अलग-अलग स्टेट्स में रह के आप बहुत ही अलग-अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो। मेरे बिल्कुल। लिए बैंगलोर जाकर बस में एक लेडी कंडक्टर को देखना एक मेरे लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि हम्म, मेरी लाइफ के पहले 20-21 साल जो मैंने एमपी में गुज़ारे, मैंने कभी ऐसा वहाँ देखा ही नहीं। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, अब से जो हो सकता है घूंघट का इश्यू जो राजस्थान में हो, वो दूसरे स्टेट्स में ना हो। तो क्या ये ज़्यादा सही नहीं होगा कि जो फेमिनिज़्म है, वो ज़्यादा लोकल रहे, ज़्यादा ग्राउंडेड रहे, इंस्टेड ऑफ एक ग्लोबल मूवमेंट की तरह आए? क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि जो आजकल जो लोग खुद को फेमिनिज़्म से एसोसिएट नहीं करना चाहते, या जो एंटी फेमिनिज़्म का मूवमेंट है, वो बहुत कुछ इस बारे में भी है कि हमें ऊपर से ये थोपा जा रहा है, ग्लोबल मूवमेंट के जैसे थोपा जा रहा है। ये बहुत ही नेचुरली इवॉल्व नहीं हो रहा है लोगों में से। हाँ, ये डेफिनेटली एक पॉपुलर धारणा इस समय है। और हुँ, मैं भी जो है कुछ महीने, 1 साल अगर मैं मिला के कहूँ तो बैंगलोर रही हूँ, है ना? हुँ, तेरे ही साथ बैंगलोर में मैं रही। मैंने वहाँ की हुँ, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी फॉर अ फ्यू मंथ्स। हुँ, 4-5 मंथ मैंने वहाँ की जेन यूनिवर्सिटी के कैंपस में पढ़ाया। और मुझे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा, बिकॉज़ मैं भी एमपी में रह के और फिर एमपी का यूपी में भी कुछ साल रही, तो यूपी का एमपी का कल्चर देख के, फिर वहाँ हुँ, की वुमेन को देखना और ये समझना कि अ, कंट्री में ही विद इन स्टेट्स कितना डिफरेंस है, ये डेफिनिटली समझ में आया, है ना? तो ये तो है ही है कि इन्हें हम 8 कैटेगरीज़ में, इंडिया को भी हम जो है कहीं न कहीं स्टडी करते हैं। और 8 तो मुझे डेफिनिटली नहीं याद, लेकिन उसमें से कुछ जैसे ऐसे यार्डस्टिक्स हैं कि कितनों के बैंक अकाउंट हैं, कितनी वुमेन के स्टेट्स में, ठीक है? कितनों हुँ, ने जो है सफ़र किया स्पाउसल वायलेंस, किस स्टेट में ज़्यादा है, किस स्टेट में जो है पार्टिसिपेशन आउटसाइड हाउसहोल्ड शोज़ है। तो ये सब कहीं न कहीं कुछ ना कुछ जो है पॉइंट्स हैं जिसे हम स्टडी करते हैं कि किस स्टेट में वुमेन के क्या कंडीशंस हैं। तो उसमें डेफिनिटली हम लैग बिहाइंड करते हैं, जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं। स्पेशली जो बीमारू, मतलब बड़ा ही डेरोगेटरी सा टर्म है जो कि इकोनॉमिकली लगार्ड स्टेट्स हैं, जिसमें हम बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश को कहते हैं। लेकिन ये सच है कि यही लास्ट 5 पोज़ीशन को होल्ड करते हैं, इंक्लूडिंग बंगाल। तो ये जो हुँ, हमारे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग बंगाल आर द लीस्ट, आई मीन लास्ट 5 पोज़ीशन होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ये हुँ, इन्हीं जो 8 यार्डस्टिक्स की मैं बात कर रही हूँ, 8 पॉइंट्स की, उनके अनुसार कि कितनी पावर्ड हमारे स्टेट्स में वुमेन हैं। और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो सिक्किम एंड मेघालय आर परफॉर्मिंग द बेस्ट। हम वहाँ पे कहते हैं कि महिला प्रधान समाज भी है वहाँ का। वहाँ पे भी आप हुँ, वुमेन को वर्क करते देखोगे, वहाँ पे भी आप पहाड़ों में जो छोटे-छोटे स्टॉल्स लगाए हुए जो है, आप वुमेन को देखेंगे। मतलब छोटे-छोटे बिज़नेस होल्डर्स हैं वो, है ना? इसका मतलब कहीं न कहीं पैसा उनके हाथ में है। जैसे कि एक थिंकर एंड आल्सो एन वेरी ग्रेट मॉडर्न ऑथर वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है, अ रूम ऑफ वन्स ओन, कि एक औरत को क्या चाहिए, सिर्फ एक कमरा और एक कलम लिखने के लिए, मतलब शांति चाहिए, क्योंकि उसके पास वो हुँ, भी नहीं है। उसके पास अपना एक कमरा ही नहीं है कि जहाँ पे वो बैठ के प्रिवेसी से कुछ कर सके, है ना? कि थोड़े से पैसे चाहिए और एक कमरा चाहिए और एक कलम चाहिए जिससे कि वो लिखे और कमाए और एम्पावर्ड हो। तो वही जब नहीं है वर्क फोर्स में, तब वो कैसे आएगी और कैसे किसी भी समाज के लिए वो कुछ भी करेगी? उसकी चॉइस होने दीजिए ना कि इफ शी वांट्स टू हैव अ सोशल यूटिलिटी ऑफ हर लाइफ और नॉट, हुँ, है ना? चूज़ करने दीजिए कि वो क्या करना चाह रही हैं। तो इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि हायर रैंक अगर है, जैसे कि केरला एंड कर्नाटका की है हायर रैंक, हुँ, और अगर आप कहोगे इन टर्म्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, और जो मैंने ये स्टेट्स गिनाए उनकी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है स्टेट्स हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं या फिर ये बहुत खराब कर रहे हैं। ये जो पूरा, ये इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अच्छा कर रहे हैं। और ये जो हुँ, खराब कर रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और भी खराब कर रहे हैं, है ना? परफ़ॉर्म हुँ, और भी खराब कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ़ मैंने ऐसे बोलने के लिए बोल दिया। इनके डेटाज़ हैं, जैसे राजस्थान में
जो एज है वो महिलाओं की बहुत जो है बड़ा स्ट्रगल रहा कि आप जो है 18 साल में शादी करो, 18 के बाद में शादी करो। केरला में, कर्नाटका में शादी की एज 15-16 होती थी आज से 100 साल पहले, है ना? और 100 इयर्स हुँ, लग गए राजस्थान को वो अचीव करने में कि विमेन की जो एज हो 15-16 इयर्स एटलीस्ट हो व्हेन शी इज गेटिंग मैरिड। तो ये डिफरेंस आप देख लो नॉर्थ और साउथ में। फिर सेकंड डिफरेंस आप ये देख लो कि एक जो है फेमाइन पड़ा था किस स्टेट में आई फॉरगॉटन, कर्नाटका और केरला फेमाइन आई फॉरगॉटन इन बिटवीन दीज टू स्टेट्स। लेकिन 1880 में एक फेमाइन आया जिसमें कि हुँ, सेक्स रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है, साउथ इंडियन स्टेट्स का। और एक फेमाइन आया पंजाब में इन 1890s, मतलब सिमिलर टाइम पे, है ना, 10 साल के हुँ, डिफरेंस पे। और वहां पे जो है ड्रास्टिकली जो है चाइल्ड इन्फांटिसाइड जो है बढ़ जाता है। और एकदम से जो है बच्चियों को मारे जाना मारने लग गए हैं लोग। और सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा आपको ड्रास्टिक डिफरेंस मिलेगा, सेक्स हुँ, रेशियो बिफोर दी फेमाइन एंड सेक्स रेशियो आफ्टर द फेमाइन इन पंजाब। तो आप देखो कि ये चीजें ऐसे नहीं कि सिर्फ बोली जा रही हैं या फिर हमने सिर्फ ऐसे 2 एपिसोड्स देख लिए कि आपने कोई ड्राइवर देख लिया, मैंने कोई क्लीनलीनेस करने वाली या फिर स्टॉल खोले हुए बिजनेस करने वाली लेडी देख ली, ऐसा नहीं है। ये जो हुँ, है डेटा भी कहते हैं, एक्सपीरियंसेस भी कहते हैं। और कहीं ना कहीं हमें पता पड़ता है, लिटरेसी, एजुकेशन, हर चीज जो है ये कहती है कि देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दीज स्टेट्स इन नॉर्थ एंड द स्टेट्स इन साउथ। तो इंडिया में ही विद इन दिस डिफरेंस है। और वो शायद कल्चर के भी कारण है, सोसाइटी के कारण है, बहुत से फैक्टर्स उसमें जो है रोल प्ले करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। ओके। तो एजुकेशन की बात की तो ट्रांज़िशन लेते हुए, तो जो ये रोल ऑफ़ एजुकेशन है व्हेन इट कम्स टू फेमिनिज़्म, वो कितना इम्पोर्टेंट है? और क्या कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं, से इंडिया के पर्सपेक्टिव में या वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में, कि जब एजुकेशन बेटर हुई है तो जो सोसाइटी है वो ज़्यादा इक्वालिटी की तरफ बढ़ा है, ज़्यादा जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ा है? डेफिनेटली अभी रिसेंट स्टडी तो मैंने अफगानिस्तान की ही, मेरी रिसर्च भी उस पर थी। तो उसमें मुझे ये पता है कि अंडर तालिबान रूल तो सबको पता है कि क्या कंडीशन है विमेन की। एंड अगर देखा जाए सिर्फ विमेन की नहीं, सारे ही आम आदमी की क्या कंडीशन है वो तो सबको पता है ना। लेकिन अगर हम वहां पे 1970s में देखें तो 50% ऑफ दी स्टूडेंट्स एट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड 60% ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स वर विमेन। मतलब हुँ, 50% हुँ, जो है महिलाएं वहां पे बच्चियां यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही थी और 60% जो है वहां की फैकल्टी भी जो है विमेन थी। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हुँ, 1970s। काबुल की सिर्फ बात कर रही हूँ, मुझे जो है वहां के छोटे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर स्टेट्स हैं उनके बारे में मुझे नहीं पता, काबुल का मैं बता रही हूँ। तो वहां पे ये जो है डेटा कहता है। उसके बाद अगर आप आज की कंडीशन देखेंगे तो डेफिनेटली देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन 1970s आज का। अगर आप देखेंगे तालिबान रिजीम में क्या चल रहा है ना। और साथ में एजुकेशन जो है, जैसे हमने कितनी बार, हम दोनों ने ही ऐसी बात की है कि अ, जब हम स्कूल में थे तो हम साथ साथ में बैठते थे, है ना। हुँ, और फिर एकदम से जो है 50-50% हम होते थे, 50% गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड 50% बॉयज स्टूडेंट्स। एंड जैसे ही हम जो है हायर क्लासेस में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम जो है डिवाइड कर दिए जाते हैं। एंड नाउ वी हैव ओनली वन रो विच बिलोंग टू गर्ल स्टूडेंट्स एंड 2 rows ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स। ये हमारे समय हुँ, तक तो होता था, मुझे आज का स्कूल का नहीं पता कि क्या है। ऐसे होता था कि बीच में गर्ल्स की रो है एंड साइड में 2 बॉयज की रोज है। तो हुँ, तूने ही मुझसे एक दिन पूछा था कि ये लड़कियां कहाँ गई, हुँ, द गर्ल स्टूडेंट्स जो हमारे साथ पढ़ रही थी इसके पहले, वो एक्चुअली में कहाँ गई। और ये जो है रेट हायर एजुकेशन तक जाते जाते और कम हो जाता है। अगर आप हुँ, नॉर्मल डिग्री प्रोग्राम्स में देखोगे वी स्टिल हैव गुड नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप टेक्निकल प्रोग्राम्स में, मेडिकल में और जितने भी प्रोफेशनल स्ट्रीम्स है उसमें देखोगे तो बहुत ज्यादा जो है सिग्निफिकेंट डिक्रीज हो जाता है उनके नंबर में। तो ये कहीं न कहीं जो चीज़ें ठीक करनी है वो तो फाउंडेशन से करनी पड़ेंगी, है ना? हुँ, बातें करके नहीं होगा। फाउंडेशन से ठीक, फाउंडेशन कहाँ है बच्चे की? वो एजुकेशन में ही है। और जब आप एजुकेट करोगे, पढ़ाओगे, लिखाओगे, मैं नहीं कहती कि आप फेमिनिज़्म पढ़ाओ। आप हुँ, जनरल ही जब आप उसको एक एकेडमिक उस सिस्टम में आप इंक्लूड करते हो बच्चे को, तो वो खुद नेचुरली एम्पावर्ड होता है। उसको आपको बताना नहीं पड़ता कि दीज़ आर योर राइट्स।
सब हुँ, पढ़ते हैं बच्चे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, ड्यूटीज पढ़ते हैं, है ना, 6-7 क्लासेस से पढ़ने लग जाते हैं। सो आपको जबरदस्ती आप एक फीडिंग नहीं कर रहे कि यू वर ऑप्रेस्ड अर्लियर एंड नाउ इज टाइम टू गेट द पावर, आपके साथ ये हुआ, नहीं, आप इस तरीके से पढ़ाते ही नहीं बच्चे को। आप तो सिर्फ़ उसको एम्पावर्ड कर रहे हो, आप उसको जो है वर्क फ़ोर्स में इंक्लूड करने के लिए सारा अपना एफर्ट्स लगा रहे हो, और ताकि वो साथ में जो है नेशन के लिए भी, नेशन बिल्डिंग के लिए काम कर सके, है ना? हुँ, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ जो है अपना इनपुट दे सके, और तभी उसको जो है वैल्यूएबल भी फ़ील होगा कि भाई मेरी कोई वैल्यू है। जैसे जब आदमी हुँ, वोटर बनता है तो उसको लगता है मेरी वैल्यू है। जब एजुकेशन पाता है तो उसको लगता है मेरी वैल्यू है, कुछ तो मैं समाज के लिए कर रहा हूँ। और वो हुँ, सेंटिमेंट वुमेन में, मुझे लगता है कि गर्ल चाइल्ड में आप एजुकेशन से डेफिनिटली इंस्टिल कर सकते हो।